हेलो प्यारे साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद, क्लास 10th की सोशल साइंस की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो ध्यान लगा के पढ़ना है आपको। 7 नंबर का आता है यहाँ से, इस पार्ट से। और अगर आप इस पार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप एक बार क्लास को पूरा देखें और आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और आप लिखना भी सीख जाएंगे कि कैसे लिखना है। तो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो शुरुआत करते हैं हम इस चीज़ की। तो पाठ का नाम बेटा क्या है? पाठ का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। अब ये जो शब्द दिख रहा है ना हमें, राष्ट्रवाद, इसका अर्थ क्या है? तो बेटा राष्ट्रवाद शब्द का जो अर्थ होता है ना, वो होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम। किसके प्रति बेटा? राष्ट्र के प्रति प्रेम। अब राष्ट्र का मतलब होता है देश। तो अगर देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो जाती है ना, देश के प्रति बेटा प्रेम की भावना अगर जागृत हो जाती है किसी में, तो कहा जाता है राष्ट्रवाद। क्या कहा जाता है बेटा? राष्ट्रवाद। नहीं, राष्ट्रवाद एक तरह से क्या है बेटा? देश के प्रति प्रेम की भावना को दिखाता है, राष्ट्र के प्रति। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि भारत में भी राष्ट्रवाद हुआ, भारत के लोगों में देश के प्रति प्रेम जाग गया। क्योंकि हमें पता है शुरुआत में जो अंग्रेज आए थे ना, तो अंग्रेजों ने व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन यहाँ पर शासन स्टार्ट करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की कुछ ऐसी करतूतें थी जिसकी वजह से भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो गया था, जिसकी वजह से बेटा उन्हें राष्ट्रवाद की भावना जो थी वो उनके अंदर विकसित हो चुकी थी। देखते हैं ऐसा अंग्रेजों ने क्या किया। तो ब्लैंक पेज खोलते हैं और उस पर अच्छे से पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने शुरू में क्या किया है। तो बैकग्राउंड बताता हूं मैं, इसकी पृष्ठभूमि की आखिर क्या क्या हुआ है, जिससे आपको समझ में आएगा। तो बेटा अंग्रेज की बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने सुना होगा एक शब्द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बेटा, इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी 31 दिसंबर सन 1600 में हुई थी। ठीक है। अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों रखा गया है? तो बेटा देख लेते हैं क्यों रखा गया है। तो देखेंगे बेटा कि इधर की साइड जो है ना हमारे यहाँ पर आपका यूरोप है। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे बेटा, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बेटा आपका आ जाएगा क्या? अफ्रीका आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखेंगे, इसके बाद जो लगा हुआ है बेटा, ये पूरा का पूरा जो भाग है, ठीक है, ये किसका है? तो बेटा ये पूरा का पूरा भाग किसका है? एशिया का है। किसका है? एशिया का है। और हमारा यहाँ पे भारत है। अब जरा गौर से देखना कि जो वर्ल्ड का मैप होता है ना बेटा, वर्ल्ड के मैप में पूरब दिशा इधर होती है और पश्चिम दिशा किधर होती है बेटा? इधर होती है। तो जरा आप बताना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कोई कहाँ हुई है? तो लंदन में हुई है। लंदन कहाँ है बेटा? इधर की साइड है, यहाँ पे। ब्रिटेन यहाँ पे है, यूरोप में। ठीक है। तो बेटा जब ब्रिटेन में स्थापना हुई ना, तो ब्रिटेन के लोग इस ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर कहाँ आए? इंडिया में आए। कहाँ है? इंडिया। इंडिया बेटा उनके लिए किस साइड है? पूरब की साइड है। तो ईस्ट क्या है? पूरब हो गया। इंडिया यानी इंडिया के आधार पर वो एक कंपनी थी, इसलिए नाम हो गया कंपनी। तो याद रखना है क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी नाम है इनका। ठीक है बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी आई थी भारत में व्यापार के उद्देश्य से, लेकिन ये व्यापार तो करती ही है, बाद में यहाँ पर प्रशासन करना भी स्टार्ट कर देती है, यानी यहाँ पे शासन करना स्टार्ट कर देती है। देखते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने प्रशासन करना स्टार्ट कर दिया, वो हम देख लेते हैं। शुरुआत में बेटा देखा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सिर्फ व्यापार में इंटरेस्ट दिखा रही थी और ज़्यादा कर रही थी। तो क्या कर रही थी? आपस में लोगों को, आपस में राजाओं को लड़वा रही थी। ठीक है, आपस में झगड़ा करवा रही थी, लेकिन कभी भी सामने से आके युद्ध नहीं लड़ा इन्होंने। बात बेटा 1756 के समथिंग की है। ठीक है। यहाँ पर आपका जो पड़ता है इधर, यहाँ पर पड़ता है बेटा बंगाल। क्या पड़ता है बेटा? बंगाल। बंगाल में हमें पता है एक जगह है कलकत्ता, जो आज पश्चिम बंगाल की राजधानी है। बेटा कलकत्ता में क्या था? 1756 में
अंग्रेज लोग वहाँ पर फोर्ट विलियम जो किला था, फोर्ट विलियम किला, उसकी बेटा किलेबंदी कर रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा? किलेबंदी। किलेबंदी का मतलब होता है किले के चारों ओर दीवारें बना देना। अब एक बात बताना, अगर मान लीजिए किला बना दिया और किले के चारों ओर दीवारें बना देते हैं अपन, तो ये दीवारें आखिर क्यों बनाई जाती होंगी? आखिर शायद इसीलिए बनाई जाती होंगी दीवार कि अगर कोई दुश्मन आता है और वो आक्रमण करता है तो जो किले में रहता है वो आसानी से बच सके, किले मतलब किलेबंदी के पीछे छुपकर आक्रमण कर सके उन पे, दुश्मनों पे। तो किलेबंदी अंग्रेज इसलिए बना रहे थे क्योंकि भविष्य में उन्हें युद्ध करना होगा। ये बात पता चली बंगाल के नवाब को। उस समय बंगाल के नवाब का नाम था बेटा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का बात पता चली कि अंग्रेज जो है बेटा कलकत्ता में क्या कर रहे हैं? किलेबंदी कर रहे हैं। तो सिराजुद्दौला ने मना किया कि ऐसा नहीं करना है, तुम अंग्रेज किलेबंदी को रोक दो। लेकिन अंग्रेजों ने बात नहीं मानी और किलेबंदी को स्टार्ट करना शुरू कर दिया, यानी किलाबंदी चालू रखी, बंद नहीं की। तो सिराजुद्दौला का बेटा गुस्सा आ गया और सिराजुद्दौला कहाँ गया? इनके पास गया और यहाँ से अंग्रेजों को पकड़ के लेके आया और इसने 146 अंग्रेजों को एक काल कोठरी में बेटा है, एक कमरा था छोटा सा, काल कोठरी में बंद कर दिया था। तो कोठरी, लेकिन उनके लिए क्या था? काल था, क्योंकि सुबह देखा गया तो 123 अंग्रेज सिर्फ जिंदा बचे थे। 123 मर चुके थे, सिर्फ 23 जिंदा बचे थे, 123 की मृत्यु हो गई। तो इनके लिए काल कोठरी थी। इतनी कह सकते हैं बहुत भयंकर घटना है कि 123 लोग मर चुके थे अंग्रेजों के। बेटा क्या हुआ जब ये बात पता चली किसे? रॉबर्ट क्लाइव को। किसे बता बेटा? रॉबर्ट क्लाइव। अब ये रॉबर्ट क्लाइव कहाँ था अपन देख लेते हैं। बेटा रॉबर्ट क्लाइव उस समय मद्रास में था। कहाँ था? मद्रास। हमें पता है मद्रास कहाँ है? तमिलनाडु। अपन को पता है चेन्नई, मद्रास यानी दक्षिण में था। यहाँ पर मान लीजिए कौन है? बंगाल है, तो यहाँ पर क्या है? मद्रास था। तो मद्रास में उस समय रॉबर्ट क्लाइव था। तो रॉबर्ट क्लाइव आया बेटा कहाँ? बंगाल में आया और बंगाल में जगह का नाम था प्लासी। क्या था? प्लासी। तो बेटा प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। किस किस के बीच हुआ होगा? तो बेटा हमें पता है कि रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और जो बंगाल का नवाब था ना सिराजुद्दौला, इसके बीच में हुआ। और रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, ये रॉबर्ट क्लाइव बन गया बेटा, ठीक है, और यहाँ पर आपका सिराजुद्दौला बन गया। बेटा इस युद्ध में क्या हुआ? सिराजुद्दौला हार जाता है और कहा जाता है कि यहीं से अंग्रेजों का जो विजय थी ना, विजय पताका यहीं से स्टार्ट हो जाता है, मतलब विजय यहीं से स्टार्ट होती है। पहली बार ऐसा हुआ कि ये सामने से लड़े हैं 1757 में। कुछ ज्योतिष भी थे उस समय, तो ज्योतिषों ने कहा कि अंग्रेज पहली बार ऐसे युद्ध में लड़े हैं, शुरुआत मतलब सामने से लड़े हैं, वरना ये सिर्फ घी डालने का काम करते थे, ठीक है, चुगली करते थे, आपस में लड़ाते थे, लेकिन कभी सामने से नहीं लड़े हैं। तो 1757 में पहली बार क्या है? सामने से लड़े हैं। तो ज्योतिषों ने कहा कि अब इनने लड़ाई स्टार्ट करना शुरू कर दी है, तो शायद ऐसा होगा कि 100 साल बाद एक ऐसी क्रांति होगी ना जिसकी वजह से अंग्रेज यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि अब इन्होंने हथियार उठाना शुरू कर दिए। वो हथियार उठाएंगे तो उनको यहाँ से भागना पड़ेगा। बेटा हमें पता है 1757 में अगर हम 100 साल जोड़ देते हैं तो हमारा निकल के आता है 1857। क्या आता है? 1857। तो 1857 की क्रांति का कुछ ना कुछ इसमें भी क्या है? महत्व रहा है, इस ज्योतिषों की भविष्यवाणी में भी है। तो बेटा 1757 आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर अपन देखें, काफ़ी वैसे तो काफ़ी 1764 का बक्सर का युद्ध है, लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना है क्योंकि हमें कच्चा 10 की जो एनसीईआरटी है उसके हिसाब से चलना है। 1914 से स्टार्ट है उसमें, ठीक है। अब हम और भी चीज़ें देखते हैं कि अंग्रेजों से कुछ लोग परेशान कैसे हुए हैं, तो देखेंगे उन्होंने कुछ सुधार किए अंग्रेजों ने। हमारे समाज में कुछ क्या थी बेटा? कुरीतियाँ थी। तो समाज में जो कुरीतियाँ थी ना, उसमें कुछ सुधार किया है अंग्रेजों ने। जैसे कि क्या? पहला था बेटा सती प्रथा। सती प्रथा में सुधार किया है। अब ये सती प्रथा क्या थी? तो बेटा क्या होता था, अगर किसी का हस्बैंड मर जाता है, यानी अगर किसी का जो पति है उसकी हत्या हो जाती है, मर जाता है, मान लीजिए कैसे भी मरे, तो उसकी पत्नी जो है ना, उस पत्नी को उसके साथ जला दिया जाता था, ठीक है। पति के साथ पत्नी को क्या है बेटा? जला दिया जाता था, साथ में चिता के साथ, ठीक है। इसे कहते थे सती प्रथा। शायद
इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा मान लीजिए कि उस समय बाल विवाह होते थे, काफ़ी कम उम्र की लड़कियों की शादी हो जाती थी, 12-13, मान लीजिए 13 साल की उम्र की 13 साल की लड़की की शादी हुई 18 साल के लड़के के साथ। अब मान लीजिए कुछ ऐसी अकस्मात कोई भी घटना हो गई जिसके कारण वो 19 साल में मर गया, तो बेटा 14 साल में ही अगर वो विधवा हो जाती है, यानी अगर वो 14 साल में उसका पति मर गया तो 14 साल में उसको सती होना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो सती प्रथा को बंद करवाया किसने? अंग्रेजों ने बंद करवाया। अब अंग्रेज अगर बंद करवाएंगे बेटा, हमारे समाज के अगर ये समाज के क्या है नियम है, परंपराएं हैं, तो इनको बंद करवाने के लिए हमारे भारत के कोई ना कोई व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी अंग्रेजों को। तो सती प्रथा बंद करवाने के लिए जो व्यक्ति की जरूरत पड़ी थी, उस तो सती प्रथा की हेल्प बंद करवाने के लिए हेल्प की थी किसने? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय। और किसके समय सती प्रथा बंद हुई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेटा कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा 1829 में क्या हो गई? बंद हो गई। पहली तो ये बुराई थी। दूसरी बुराई अगर हम देखें तो पहली बुराई बेटा ये हो गई। दूसरी बुराई देखेंगे तो हमारे समाज की थी क्या? विधवा। बेटा क्या था? जैसे मान लीजिए अगर सती प्रथा हो गया तो सती प्रथा जैसे ही बंद हुआ ना, तो विधवाओं की संख्या क्या होगी? बढ़ने लगी। लेकिन हमारे समाज में क्या था कि जो विधवाएं होती थी ना, उनको बहुत बुरी नज़र से देखा जाता था, यानी कि उनको अपवित्र माना जाता था। अगर उनको कोई देख लेता है सुबह, तो उनका ऐसा कहते थे कि उनका दिन बहुत बुरा जाएगा। तो जब दिन बहुत बुरा जाएगा तो उनसे शादी कौन करेगा? ये भी दिक्कत है, विधवाओं की शादी नहीं होती थी। तो बेटा विधवा पुनर्विवाह, ये भी अधिनियम आया, विधवा पुनर्विवाह। इसमें किसने सहायता की है? किस भारतीय ने सहायता की है? तो बेटा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सहायता की है। और किसके समय में विधवा पुनर्विवाह आया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय आया था 1856 में। कब आया बेटा? 1856 में। और ये कब आया था सती प्रथा? 1829। कब आया बेटा? 1829। याद करना काफ़ी आसान है। जैसे मान लीजिए सती प्रथा जैसे मान लीजिए शादी होती, लड़की की शादी कब होती? कितनी उम्र में होनी चाहिए? 18 साल में। कितनी साल में? 18 साल में। अब जब भी लड़की का पति मर जाता था ना, सती कब होना होता है? जब लड़की का पति मर जाता है। जब एक मर जाएगा तो दोनों को मरना पड़ेगा, यानी 18 साल में शादी हुई, अगर एक मर गया तो दोनों को मरना पड़ेगा। दोनों को मरना पड़ेगा। तो सती प्रथा आपको याद हो जाएगा, 18 में शादी हुई, एक मर गया तो दोनों को मरना पड़ेगा। ठीक है। विधवा पुनर्विवाह कैसे याद रखेंगे कि विधवा पुनर्विवाह कब हुआ बेटा? तो क्या होता था कि विधवाओं से कोई शादी नहीं करता था, तो अंग्रेजों ने कहा भैया हम करेंगे शादी, यानी एकदम सीना ठोक के कहा कि हम करेंगे, यानी मेरा 56 इंच का सीना है। तो 18 साल में क्या है? विवाह से संबंधित हो जाएगा 18 साल एज हो गई, और 56 इंच का सीना है, भैया हम विवाह करेंगे विधवाओं से, तो 56 हो जाएगा, 1856 याद रहेगा। ठीक है। तो अंग्रेजों की शायद ऐसी चाल भी हो सकती है जिससे वो अंग्रेज यहाँ पे शादी कर लें विधवाओं से, और यहाँ पर उनको क्या है, घर जमाई बन जाए और यहीं पर वो रह जाएं। ठीक है, रुक जाएं। ठीक है, परमानेंट। शायद ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीजें क्या थी? इन चीजों से भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हुआ कि बेटा ऐसा है, तुम कोड़े मार लो, पिटाई दे लो, चलेगा, लेकिन अगर हमारे समाज की जो परंपराएं उनसे खिलवाड़ करोगे तो हम नहीं सहेंगे। ठीक है। ये तो चल ही रहा था कि अचानक एक और चीज चल गई। क्या चल गया? तो 1857 में बेटा क्या हुआ, एक नई बंदूक लेके आए। कौन? अंग्रेज। और उस बंदूक में बेटा जो कारतूस थे उसमें गाय और सुअर की चर्बी थी। किसकी बेटा? गाय और सुअर की। गाय बेटा हिंदुओं के लिए काफी पवित्र माना जाता है, और सुअर जो होता है उतना ही अपवित्र, या कह सकते हैं नापाक माना जाता है। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। तो बेटा गाय और सुअर, गाय की चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर देंगे कौन? हिंदू। और सुअर वाला तो किससे? मुसलमान बंद कर देंगे। और दोनों की मिली है, तो मुसलमानों के लिए भी क्या है, अच्छा नहीं है ये, और गायों के लिए भी अच्छा, मतलब हिंदुओं के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इससे हिंदू और मुस्लिम में क्या हो गया बेटा? क्रोध उत्पन्न हो गया। और उन्होंने कहा कि अब तो भैया आप सह नहीं सकते, हिंदुओं को पहले से भरी पड़ी है सती प्रथा की, पुनर्विवाह की। ठीक है, तो हिंदुओं ने कहा अब नहीं सहेंगे। तो मंगल पांडे ने क्या हुआ, गोली चला दी और मार डाला अंग्रेजों को। ठीक है, जिसकी वजह से उनको फांसी दी गई थी। तो यहाँ पे 1857 की क्रांति हुई थी।
हमें पढ़ना नहीं है, सिर्फ समझना है कि 1897 क्रांति क्यों हुई थी। तो तात्कालिक कारण तो यही था कि चर्बी वाले कारतूस, लेकिन बहुत सारे कारण हैं जो पहले थे कि जैसे सती प्रथा है, विधवा पुनर्विवाह है, कह सकते हैं व्यक्तिगत सिद्धांत है, हड़प नीति है। ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं 1857 की क्रांति में। आखिर कह सकते हैं ये सक्सेसफुल नहीं रही है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, लोगों के लिए अलग अलग क्या थे बेटा, कह सकते हैं उनके, जैसे कि मान लो रानी लक्ष्मीबाई हैं। रानी लक्ष्मीबाई का राज्य जा रहा था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, और डलहौजी ने कहा था कि अगर किसी की खुद की संतान नहीं है तो वह राज्य अंग्रेजों के पास चला जाएगा। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई अपना राज्य बचाना चाहती थी। अवध के नवाब पर एक आरोप लगाया था, कुशासन का आरोप, कि तुम अच्छे से शासन नहीं कर पाते, तुम हटो यहाँ से। अंग्रेजों ने कहा तुम अच्छे से शासन नहीं कर पाते, तुम हटो, मैं शासन करूंगा, ये अंग्रेजों ने कहा। ठीक है, ऐसे ऐसे कुंवर सिंह जो थे वो जमींदार थे, उन तो बेटा किसी की पेंशन कम की गई है, किसी का कुछ कहा गया है, जैसे कि बहादुर शाह जफर की पेंशन कम कर दी गई। तो सब लोग अपने अपने काम के लिए लड़ रहे थे बेटा। ठीक है, इसलिए ये क्या हुआ, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया ढंग से। लेकिन इस चीज से, इस 1857 की क्रांति से अंग्रेजों में डर बहुत हो गया था कि ये देख लिया तो उन्होंने कि हिंदू और मुस्लिम में एकता तो है, क्या है बेटा, एकता है, इसको क्या करना है, खत्म करना है। और ये भी देख लिया कि 1857 की क्रांति में ऐसे ऐसे लोग भी आ गए जो गांव से थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे। और ऐसे लोग, अगर पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, मतलब अनपढ़ लोग अगर आएंगे तो भी हमें तो बहुत पीटेंगे, मारेंगे, तो क्या किया जाए। तो अंग्रेजों ने क्या किया बेटा, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, एक संगठन बना देते हैं। एक क्या बना देते हैं, संगठन बना देते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बेटा इसमें क्या होगा, पढ़े लिखे लोग होंगे वो इसमें रखे जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, इन जितने भी भारतीय वासी हैं ना, जितने भी भारतीय वासी हैं, इनका प्रतिनिधित्व करेंगे कौन, ये कांग्रेस के लोग। अब ये कांग्रेस के लोग जाएंगे किसके पास, यहाँ पर बैठे हैं कौन, अंग्रेजों के पास जाएंगे और अपनी मांगे पूरी करवाएंगे, यानी कि मध्यस्थता का काम करेंगे। INC कांग्रेस अंग्रेजों के कहने पर बनाई गई, अंग्रेजों के द्वारा बनवाई गई है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस। अंग्रेज चाहते थे कि अब ऐसा कोई हंगामा ना हो जाए 1857 की क्रांति जैसा, तो एक ऐसी संगठन बना दो बेटा जो अपनी मांगे रखें और हम उनकी मांगे पूरी करवा दें, जिससे क्या है वो उनमें क्रोध ना आए, गुस्सा ना आए। तो अंग्रेजों के कहने पर ही बनवाई गई है। लेकिन बाद में ये INC इंडियन नेशनल कांग्रेस अंग्रेजों के प्रति क्या हो जाएगी, अंग्रेजों को भगाने में काम आएगी, काफ़ी है, काफ़ी योगदान रहेगा इसका स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, स्वतंत्रता में, भारतीय स्वतंत्रता में। आगे देखते हैं बेटा, तो अपन देखते हैं कि 1885 में किसकी स्थापना हो गई बेटा, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो हम ऊपर देखने वाले हैं। तो देखेंगे बेटा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना देखें तो 28 दिसंबर 1885, स्थापना कब हुई है, 28 दिसंबर 1885। इसके संस्थापक का नाम है बेटा A.O. ह्यूम, पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, स्कॉटलैंड के निवासी हैं। और पहले अध्यक्ष इस कांग्रेस के थे WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, जो A.O. ह्यूम है बेटा, इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है क्योंकि इनको शिमला बहुत ज़्यादा पसंद थे, क्योंकि स्कॉटलैंड के निवासी हैं, ब्रिटेन में पड़ता है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, ये ब्रिटेन में पड़ता है। तो स्कॉटलैंड में बेटा ठंड पड़ती है अच्छी खासी, तो इनको ठंड जैसा माहौल चाहिए ना, तो शिमला में रहा करते थे ज़्यादातर, शिमला पसंद था, इसलिए इनको शिमला का संत कहा गया है, हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया है। भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक भी कहा गया है इन्हीं को। आगे देखते हैं अपन, तो ये याद रखना है कि कब स्थापना हुई है कांग्रेस की। अब हम देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना हुई कहाँ है, तो बेटा मुंबई में हुई है। कहाँ पर, मुंबई में। मुंबई में कौन सा विद्यालय था, तो गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कितने लोगों ने भाग लिया था शुरुआत में ही, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था स्थापना में। ठीक है, अब देखते हैं कि बेटा इस कांग्रेस में कितने तरह के लोग हैं, कि कौन कौन से तरह के लोग हैं। तो 2 तरह के लोग हमें देखने को मिलेंगे, एक तो है बेटा नरम दल और एक है गरम दल। नरम दल बेटा वो दल है जो चाहता है कि जो अंग्रेज है ना, अंग्रेज धीरे 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 स्वतंत्रता दें हमें, क्योंकि आसानी से तो नहीं दे सकते अंग्रेज। अंग्रेज इतने भी भोले नहीं है कि आसानी से क्या कर दें, हमें स्वराज्य दे दें। तो ये थोड़े कैसे हैं, धीरे वाले हैं कि धीमे धीमे स्वतंत्रता लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन गरम दल वाले कहते हैं कि भैया पना दो, एकदम ठोक के दो पना, यानी आज़ादी छीनेंगे, आज़ादी लेंगे नहीं, आज़ादी छीनेंगे। किससे,
अंग्रेजों से, ये गरम दल वालों का कहना है। मानते थे ये। तो नरम दल में दादा भाई नेहरू हैं। अपन को पता है कि भारत के वृद्ध पुरुष कहा जाता है इनको। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं। रास बिहारी घोष और सत्येंद्र नाथ टैगोर जो हैं नरम दल के लोग। और यहाँ पर गरम दल के अपन को लाल बाल पाल याद रखने हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ठीक है। अब अपन को ये देखने को मिलेगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना बेटा, ये एक मीटिंग रखती है। ये मीटिंग ज़्यादातर दिसंबर के महीने में रखी जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इस मीटिंग में क्या होता है, या इस सभी सदस्य क्या हैं, एक जगह बैठते हैं और आराम से चाय पानी करते हैं, नाश्ता करते हैं और अंग्रेजों के पास जाते हैं, उनसे क्या है मांग पूरी करवाने की कोशिश करते हैं। अंग्रेज भी क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए शुरुआत में नरम दल का काफ़ी वर्चस्व रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, यानी इसके अध्यक्ष जो बनते हैं ना ज़्यादातर वो कांग्रेस के नरम दल के लोग ही बन रहे थे शुरुआत में, हैं। यानी गरम दल वालों को इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला इसमें। सभी जो बागडोर है कांग्रेस की वो नरम दल वालों के पास थी। तो नरम दल वाले जाते हैं, मीटिंग रखते हैं दिसंबर के महीने में, कहा जाता था कि ये मीटिंग रखते हैं और अंग्रेज आते हैं इनके पास। अंग्रेज चाय बिस्कुट देते हैं और ये चाय बिस्कुट खाते हैं और भूल जाते हैं कि मांगे क्या थी और फिर वापस लौट आते हैं। गरम दल वालों का कहना था कि भैया ऐसे नहीं चलेगा नरम दल वालों, तुम चाय बिस्कुट खाते रहोगे तो ऐसे आज़ादी नहीं मिलेगी, तुमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हमें ही आना पड़ेगा, है। तो ऐसा था इनमें। लेकिन आगे हम देखते हैं बेटा कि क्या हुआ। ऐसा क्या हुआ कि गरम दल और नरम दल में क्या हो गया बेटा, फूट डल गई, वो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि 1903 में जो लॉर्ड कर्जन था ना भारत का वायसराय, उसने घोषणा कर दी कि हम बंगाल की विभाजन करेंगे। बंगाल का क्या कर देंगे, विभाजन कर देंगे, पार्टीशन कर देंगे। अब इस कारण भी रहे होंगे कि क्या कारण हो सकता है बंगाल का विभाजन का, तो हम इसके कारण देख लेते हैं पहले कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अपन बंगाल बनाते हैं कि बंगाल आखिर किधर है। सही नहीं बना है भैया, हो गया गड़बड़, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। क्या हो गया है, हैं? ऐसा भी होता है क्या? डोंट वरी डोंट वरी, आने दो आने दो आने दो आने दो भैया आने दो। तो यहाँ पर अपना बन रहा है भारत 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 भारत, जय हो भारत 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 भारत। अब जल्दी बना रहा हूँ मैं, बहुत जल्दी बना रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आपका बेटा बंगाल था। अब बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था। कैसा प्रांत बेटा, बड़ा प्रांत था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन का जो कारण बताया ना, वो कारण पता क्या था, बहुत अजीब कारण था। उन्होंने कहा कि बंगाल बहुत बड़ा है, बंगाल इतना बड़ा है कि बेटा इस पे प्रशासन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, यानी शासन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक गवर्नर इसको संभाल नहीं पा रहा है। ऐसा करते हैं, इसको दो भागों में तोड़ते हैं और अलग अलग गवर्नर बनाते हैं, जिससे इसका क्या हो जाए बेटा, प्रशासन हो जाए। यानी बंगाल बहुत बड़ा है, उसका कहना ये था। लेकिन वास्तविकता कुछ अलग ही थी, यानी उसका इरादा बहुत कुछ अलग था, फूट डालने का था। उसको पता था कि 1857 की क्रांति में मुस्लिम और हिंदू दोनों साथ में आए हैं, अब कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, हिंदू और मुस्लिम में फूट डालनी पड़ेगी। अरे लॉर्ड कर्जन फूट डालो और राज्य करो की नीति पे चलता था। तो देखा जाएगा कि जो बेटा पूरब का बंगाल है ना, इधर का साइड जो आज का बांग्लादेश है, पूर्वी बंगाल आज का बांग्लादेश है, इसमें ज़्यादा किस तरह के लोग थे, तो इसमें बेटा मुस्लिम लोग ज़्यादा थे। कौन थे बेटा, मुस्लिम। और ये मुस्लिम थे बेटा किसान। क्या थे, किसान, यानी गरीब किसान थे। ठीक है। और अगर अपन पश्चिम की बात करें, जो आज भारत में है पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बेटा हिंदू लोग थे। पश्चिम बंगाल में कौन थे, पश्चिमी बंगाल में हिंदू लोग थे, और जो कौन थे बेटा, जमींदार थे। कौन थे, जमींदार। अब इन दोनों में क्या करना है, फूट डलवाना है। तो इसने क्या कहा, ये गया पहले बेटा किसके पास, पूर्वी बंगाल में गया और मुस्लिम लोगों के पास गया, किसानों के पास, और इसने कहा किसानों से कि ऐसा क्यों, तुम ये हिंदुओं के पास क्यों रहते हो, ये तो जमींदार हैं, ये तुम्हारा शोषण करते हैं, तुम अलग रहो ना, मैं तुम्हारा विकास करूंगा। ठीक है। ये जमींदारों से अलग रहो तुम। यानी मुसलमानों के कान भर दिए इसने। और फिर गए किसके पास, फिर गए बेटा हिंदुओं के पास, जमींदारों के पास। और जमींदारों से कहा उन्होंने कि तुम ये गरीब गरीब लोगों के पास क्यों रहते हो, तुम अपने मतलब अपने कम से कम लेवल के आदमियों के पास रहो ना, इनसे अलग हो रहा हो तुम तो। ठीक है। यानी उन्होंने उनको बहला फुसला दिया और उन्हें फूट डलवा दी। लेकिन इतने सीधे नहीं थे हिंदू मुस्लिम के फूट डल जाए, इसका काफ़ी विरोध किया जाएगा।
ठीक है। तो 1903 में इसने घोषणा की है, घोषणा नहीं की है, ऐसा घोषणा तो बाद में की है, इसने कह दिया था, यानी कह सकते हैं हम इसने किसी को बताया नहीं था, सिर्फ कह दिया था कि मैं आगे चल के बंगाल का विभाजन करने वाला हूँ। घोषणा तो 1905 में करेगा है, 1903 में कह दिया था इसने कि मैं आगे चल के क्या करने वाला हूँ, बंगाल का विभाजन करने वाला हूँ। आगे देखते हैं तो क्या लिखा है बेटा। अब ये सब लिखा है कि प्रशासनिक क्या क्या कारण थे, क्यों बंगाल का विभाजन करना चाहता था, कि बंगाल उस समय बहुत बड़ा प्रदेश था जिसकी जनसंख्या लगभग 8 करोड़ थी। इतने बड़े प्रदेश का प्रशासन ब्रिटिश अधिकारियों के लिए कठिन हो रहा था। अब ये धार्मिक विभाजन भी था कि पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक थे, यानी हिंदू थे यहाँ पे, और पूर्वी बंगाल में बेटा कौन थे, मुस्लिम थे। तो फूट डालने की नीति अपना इसने, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना जो मैंने आपको बता दिया इसमें। बाकी का आगे देखते हैं अपन, तो देखते हैं बेटा। अरे भाई भाई इतने, चलो देखते हैं। तो बंगाल के विभाजन की घोषणा जो की है उसने 20 जुलाई को घोषणा की है, 20 जुलाई को घोषणा कर दी कि बंगाल का विभाजन कर देंगे अब तो हम। ये औपचारिक रूप से घोषणा कर दी। जब औपचारिक रूप से घोषणा हुई ना, तो क्या हुआ, इसके विरोध में आ गए सब लोग। उसने कहा कि लोगों ने कहा कि बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे हम, अब अंग्रेजों की चीज़ों का हम बहिष्कार करेंगे, हम स्वदेश की चीज़ें यानी स्वदेशी चीज़ें अपनाएंगे। तो बेटा बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन चलाया गया जिसे अपन कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। 7 अगस्त 1905 को ये आंदोलन चलाया गया था। क्या उद्देश्य थे इसके, तो ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना था इसके तहत, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना था और राष्ट्रीय चेतना का विकास करना था लोगों में। बेटा इसी स्वदेशी आंदोलन के तहत क्या किया गया, एक गीत गाए गए, जैसे कि वंदे मातरम के नारे लगाए गए। वंदे मातरम, लोग सड़क पर उतर आए और वंदे मातरम गाने लगे। एक दूसरे को राखी पहनाने लगे, मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे को राखी पहनाने लगे, ठीक है, राखी बांधने लगे बेटा। अब क्या हुआ, हमें पता है कि जो पश्चिम बंगाल के साइड है, कुछ लोग हिंदी बोलते हैं तो कुछ लोग बांग्ला बोलते हैं। तो हिंदी बोलने वाले तो वंदे मातरम का नारा लगाए थे, लेकिन बंगाली भाषा के लिए कुछ ऐसा था नहीं। तो क्या किया, जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने बांग्ला भाषा में एक गीत लिखा जिसका नाम है आमार सोनार बांग्ला, इसी समय लिखा है। तो हिंदुओं के लिए तो एक गीत था वंदे मातरम जो स्वदेशी आंदोलन के तहत गाया गया है, ठीक है, लेकिन बांग्ला में भी तो होना चाहिए। तो बांग्ला में यानी बंगालियों के लिए, बंगाली भाषाओं के लिए बेटा, बंगाली भाषियों के लिए एक गाना बनाया गया, एक गीत बनाया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, आमार सोनार बांग्ला, जो बांग्लादेश का आज राष्ट्रीय गान भी है। आमार सोनार बांग्ला इसी के दौरान लिखा गया था, ठीक है। तो काफ़ी प्रदर्शन होने लगा, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हो पाया, यानी बंगाल का विभाजन रुका नहीं और बंगाल का विभाजन आखिरकार हो ही गया 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। अब बेटा क्या हुआ, याद रखेंगे कुछ अधिवेशन है जिसमें हमें याद रखना है कि क्या क्या हुआ है, कौन कौन अध्यक्ष बने हैं। 1905 का अधिवेशन याद रखना है, 1906 का याद रखना है, 1907 का याद रखना है। मैं बता देता हूँ आपको कि कौन कौन इसमें अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। तो बेटा क्या हुआ, 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन का मतलब होता है मीटिंग। दिसंबर के माह में हमेशा मीटिंग होती है। अब जरूर नहीं है कि दिसंबर में ही हो, कभी कभी क्या होता है अर्जेंट मीटिंग रखनी पड़ती है, तो वो दूसरे महीने में हो सकती है, ठीक है। तो 1905 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कहाँ पर हुआ बेटा, बनारस में। तो इसमें क्या होता था, एक अध्यक्ष बनाया जाता था, वह अध्यक्ष अंग्रेजों के सामने अपनी मांगों को रखता था, ठीक है। तो बेटा अध्यक्ष क्या करेगा, अध्यक्ष बनाया गया इस बनारस के अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को। ये गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं बेटा, वो नरम दल के हैं। कौन है बेटा, नरम दल के हैं, और ये भारत गांधी जी के कौन है, राजनीतिक गुरु, ठीक है। जब 1903 में उसने कह दिया था लॉर्ड कर्जन ने कि हम भैया बंगाल का विभाजन करेंगे आगे चल के, तो जो गरम दल के नेता है ना, उन्होंने कहा था कि ऐसा है कि 1905 में हमें बनना है अध्यक्ष और हम बताएंगे अंग्रेजों को कि कैसे विभाजन कर रहे हैं। लेकिन जो नरम दल के लोग हैं उन्होंने कहा कि अगर हम इनको नेता बना देंगे ना, तो शायद किया कराया भी चला जाएगा, क्योंकि अंग्रेज मानने वालों से नहीं है। तो गोपाल कृष्ण गोखले को क्या बनाया गया बेटा, अध्यक्ष बनाया गया। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, इसलिए गरम दल वाले क्या बेटा पीछे हट गए। गरम दल वालों ने कहा कि भैया थोड़ा अब हटना पड़ेगा पीछे। तो अध्यक्ष कौन बन गया बेटा, गोपाल कृष्ण गोखले बन गए। और गोपाल कृष्ण गोखले क्या जाता है कि 1905 के बनारस के अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में, इसमें जो स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था ना, स्वदेशी, इसको कांग्रेस ने भी स्वीकृति दे दी थी। अब क्या हुआ बेटा, एक साल बाद 1906 में याद रखना है कि 1906 में
गरम दल वालों ने कहा कि अब तो हमें ही अध्यक्ष बनाना है, हमको अध्यक्ष बनाओ हमारे में से, या तो बाल गंगाधर तिलक को बना दो, लाला लाजपत राय को बना दो, है हमें बना दो अध्यक्ष। लेकिन क्या हुआ, नरम दल वालों ने जो अध्यक्ष का नाम है वो बेटा घोषित कर दिया, किसका, दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, 1906 में दादा भाई नेरोजी। बेटा दादा भाई नेरोजी जो थे वो भी नरम दल के थे, और ये 1906 का जो अधिवेशन हुआ है वो कोलकाता में हुआ है। कहाँ हुआ बेटा, कोलकाता में। अब जैसे ही देखा गरम दल वालों ने कि दादा भाई नेरोजी अध्यक्ष बन गए हैं, तो पीछे हटना पड़ा, क्योंकि भारत के वृद्ध पुरुष हैं, उनकी तो रिस्पेक्ट करते थे सभी लोग। तो गरम दल वाले फिर पीछे हट गए, यानी गरम दल वालों का यहाँ भी नुकसान हो गया, यहाँ भी अध्यक्ष नहीं बन पाए। 2 साल लगातार नरम दल वालों ने इनको ऐसे मतलब पागल सा बना दिया कि पहले भी नहीं बनवाया अध्यक्ष और 1906 में भी नहीं बनवाया। 1906 में हाँ ये बात जरूर हो गई थी कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की मांग की कहा था कि स्वराज की मांग करवानी है, तो 1906 में स्वराज की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा, ये आपको याद रखना है। अब बेटा 1905 में भी नरम दल का अध्यक्ष बनाया, 1906 में भी नरम दल का अध्यक्ष बनाया। अब क्या हुआ, 1907 में अधिवेशन होना है अगले साल, तो अब गरम दल वालों ने कहा था कि आप तो मर जाएं भले ही हम, लेकिन अध्यक्ष हम में से ही बनना चाहिए। अब अध्यक्ष हम में से ही बनना चाहिए 1907 में। 1907 में बेटा जो अधिवेशन होना था वो नागपुर में होना था। कहाँ होना था, नागपुर। बेटा नागपुर में क्या था, नागपुर में कह सकते हैं बाल गंगाधर तिलक का वर्चस्व बहुत ज़्यादा था, ठीक है, लोग उनको काफ़ी मानते थे नागपुर में, क्योंकि महाराष्ट्र के हैं वो बाल गंगाधर तिलक। तो जो नरम दल वाले हैं उन्होंने सोच लिया कि नागपुर में करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, हम करते हैं सूरत में। कहाँ करते हैं, सूरत में। तो उन्होंने अधिवेशन बदला और सूरत में अधिवेशन कर दिया। अब गरम दल वालों को बेटा बुरा तो लग गया, लेकिन उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये कहा कि अब जो होगा ना अध्यक्ष हम में से बनाया 1907 में। तो अब पता क्या गया, नरम दल वालों ने कहा देखो अध्यक्ष अब हम ऐसा करते हैं, हम वोटिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं, वोटिंग करवाते हैं, जिसको वोट ज़्यादा मिलेंगे वो अध्यक्ष बनेगा। गरम दल वालों को लग तो रहा था कि भैया तुमने सूरत में रख लिया है, अब सूरत में सूरत वाले तो हमको वोट देंगे नहीं, नागपुर में होता तो वोट हमें ज़्यादा मिल जाती। तो वोटिंग हुई अध्यक्ष के लिए जो पद नामित किया गया वो एक का नाम था रास बिहारी घोष का नाम, जो आपके नरम दल के हैं, और यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक। वोटिंग हुई तो बेटा वोटिंग रास बिहारी घोष के कह सकते हैं उसमें चली गई, ठीक है। रास बिहारी घोष क्या इसमें जीत गए, और अध्यक्ष का पद चला गया किस पे, रास बिहारी घोष। यानी 1907 में सूरत के अधिवेशन में जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने हैं ना वो कौन बने बेटा, रास बिहारी घोष। किसके सदस्य है, गरम दल या नरम दल, तो नरम दल। बेटा इतना बुरा लगा किसे, गरम दल वालों को। उन्होंने कहा अब तो कुछ भी हो जाए, अब कुछ नहीं होना। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, गरम दल जो भी है ना, तो गरम दल के लाल बाल पाल अरविंद घोष इतना ही याद नहीं रखना है अपन को, उनके अनुयायी भी बहुत होते हैं। तो रास बिहारी घोष भाषण दे रहे थे, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे थे भाषण सुन रहे थे। उन्हीं में से एक गरम दल का कोई अनुयायी बैठा था, उसने जूता उठाया और रास बिहारी घोष के मुंह पे मारा जाके। जब जूता पड़ा तो भैया बहस चल गई, नरम दल और गरम दल वालों के बीच में क्या हो गई, बहस हो गई। उन्होंने कहा कि भैया नरम दल वालों ने कहा कि भैया गरम दल वालों का काम है ये। तो नरम दल और गरम दल का यहाँ पे क्या हो गया बेटा, फूट डल गई, और नरम दल और गरम दल क्या हो गया, अलग अलग हो गए। कहा जाता है अलग अलग हो गए, अलग अलग हुए नहीं थे। इस गरम दल को बेटा कांग्रेस से बाहर निकाल दिया था, बाहर फेंक दिया था, यानी बहिष्कृत कर दिया, कांग्रेस से निकाल दिया। अब नरम दल ही रहेगा कांग्रेस में, ये गरम दल वाले चले गए। यानी लालवाल पाल की एंट्री जो थी कांग्रेस से चली गई। और अब देखते हैं बेटा क्या होने वाला है, बहुत अच्छी बात होने वाली है। तो अपन देख लेते हैं पहले कि हुआ क्या है। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, तो मैंने बताया बनारस में हुआ है। अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, नरम दल। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया और इसे शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने का सुझाव दिया। फिर कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, इसमें भी नरम दल वालों को बनाया गया, जो कि कौन है, दादा भाई नेरोजी हैं, ठीक है। पहली बार कांग्रेस की तरफ से स्वराज की मांग की गई। 1907 में फिर से रास बिहारी घोष यानी कह सकते हैं नरम दल वाले को अध्यक्ष बनाया गया, जिससे क्या हुआ, अधिवेशन के तहत सूरत में बेटा फूट डल गई नरम दल और गरम दल के बीच में, और दोनों अलग अलग हो गए। गरम दल वालों को बेटा आगे मतलब बाहर फेंक दिया कांग्रेस से। और जैसे ही बाहर फेंका ना, अंग्रेजों ने देख लिया कि अब जो गरम दल के लोग हैं ना उनका साथ नहीं देंगे, अब नरम दल के लोग, कांग्रेस उनका साथ नहीं देगी। गरम दल में कौन आता था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक,
बिपिन चंद्र पाल, देखो बेटा सब अपनी अपनी जगह चले जाएंगे, और अरविंद घोष ये हैं गरम दल के नेता। बेटा इनको बाहर बाहर कर दिया कांग्रेस से, और इसी बात का फायदा उठा लिया किसने, अंग्रेजों ने। क्या किया, जो बाल गंगाधर तिलक थे ना, बाल गंगाधर तिलक, इन पे आरोप लगाया गया कि जो ये अपनी पत्रिका लिखते हैं ना केसरी, केसरी में उल्टा सीधा लिखते हैं, उल्टा सीधा इतना लिख देते हैं कि इनकी वजह से जो युवा हैं, युवाओं में क्या हो रहा है, थोड़ा क्रोध उत्पन्न हो रहा है, और युवा किसी पे बम फेंक रहे हैं तो कहीं किसी पे कुछ फेंक रहे हैं। जैसे कि अपन को पता है कि 1908 में ही मुजफ्फरपुर के जज जो किंग्सफोर्ड थे उन पर बम फेंका गया था। मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर क्यों फेंका गया था, क्योंकि वो बहुत जल्दी क्या है न्याय सुना देते थे, न्याय ऐसा करते थे कि हिंदुओं के लिए बेकार था, सजा देते थे, इसलिए कुख्यात थे थोड़ा। तो मुजफ्फरपुर के जज जो थे ना किंग्सफोर्ड, इन पर बम फेंका गया, और इस बम हत्याकांड में बेटा हत्या नहीं हुई थी, किंग्सफोर्ड बच गए थे, हत्या किसी और की हो गई थी, जो कैनेडियन थे उनकी हत्या हो गई थी, उनकी गाड़ी पे गिरा था बम। तो इस बम कांड में प्रफुल्ल चाकी थे ना, और एक खुदीराम बोस, उनको पकड़ लिया गया था। खुदीराम बोस को तो फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी उसी समय, ठीक है। तो इसके लिए जिम्मेदार माना गया बाल गंगाधर तिलक को, कि बाल गंगाधर तिलक उल्टा सीधा छापते हैं और देशद्रोही हैं ये, ठीक है। तो इनको देशद्रोह के आरोप में 6 साल की सजा सुनाई गई 1908 में, और 1908 से बेटा 1914 तक इन्हें मांडले जेल, यानी जो म्यांमार में मांडले जेल है वहाँ पर रखा गया। तो बाल गंगाधर तिलक तो चले गए बेटा, एक चला गया। अपन एक एक से सबको मतलब देखेंगे कौन कहाँ गया है। तो गरम दल का एक नेता तो चला गया, क्योंकि फायदा उठ रहा है, अंग्रेज फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि अब तो कांग्रेस साथ नहीं देने वाली है। लाला लाजपत राय ने देखा भैया कि बाल गंगाधर तिलक तो चले गए जेल, तो अपन क्या करते हैं, तो अपन चले जाते हैं कहाँ, अमेरिका। तो ये चले गए बेटा यूएसए। कहाँ चले गए, यूएसए। बिपिन चंद्रपाल ने देखा कि भैया कुछ नहीं बचा अब तो गरम दल में, तो मैं तो राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ, इन्हें यानी इन्होंने नेतागिरी से संन्यास ले लिया, राजनीति से संन्यास ले लिया। अरविंद घोष ने देखा कि भैया ऐसा हो गया, इनको पहले पकड़ भी लिया गया था, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि ये ऐसा हो रहा है कि सब जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम तो सन्यासी बन जाते हैं, हम तो आश्रम खोलते हैं, आश्रम में क्या करते हैं, आश्रम की स्थापना करते हैं, एक आध्यात्मिक है बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। तो इन्होंने ये पुदुचेरी चले गए बेटा, और इन्होंने आश्रम खोल लिया, और ये सन्यासी बन गए। तो यानी चारों के चारों कहीं ना कहीं चले ही गए हैं। बाल गंगाधर तिलक जेल में चले गए, लाला लाजपत राय यूएसए चले गए, बिपिन चंद्रपाल बेटा मतलब राजनीति से त्याग दिया, राजनीति को त्याग दिया, और ये सन्यासी बन गए अरविंद घोष, ठीक है। ऐसा हुआ। अब जब भी आप देखेंगे कि जो गरम दल के लोग हैं ना, गरम दल के जितने भी नेता थे वो बेटा हिलने लग गए। यानी हिलने लग गए का मतलब क्या है, हिलने लग गया मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि वो कहीं ना कहीं कोई जेल चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई कहीं चला गया। तो इनके अनुयायी थोड़ी चले गए, अनुयायी तो बचे होंगे। तो जो गरम दल के अनुयायी थे ना, ये सारे के सारे अनुयायी, इनमें क्या है बेटा, क्रोध उत्पन्न हो गया। क्योंकि बेटा हमेशा याद रखना, इतिहास में ऐसा होता है कि अगर कोई नेता चला जाता है, जो नेता था ना इनके, कौन नेता थे, लालवाल पाल और अरविंद घोष। तो इनके नेता जो थे ना वो चले गए, यानी सामने वाला चला गया, अब ये पीछे कौन रह गई, जनता रह गई सिर्फ इनकी। तो जनता क्या करेगी, क्रोधित हो जाएगी, और जनता क्या करेगी भैया, बम फेंकेगी, कहीं कुछ करेगी, कहीं कुछ करेगी। तो देखा जाएगा 1908 से ये चीज़ें चालू हो जाती है। 1908 से लेकर 1911 के बीच में काफ़ी बम व हत्याकांड होते हैं, लेकिन अपने कक्षा 10 में ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ ना, काफ़ी आते हैं बार बार, ठीक है। 1908 में देखा जाएगा तो भाई प्रफुल्ल चाकी वाला केस आ जाता है, अनुशीलन समिति वाला, ठीक है। फिर अपन 1911 में भी देखते हैं कि 1911 में भी ऐसा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन बेटा कि 1911 में जो दिल्ली दरबार लगाया गया था उसके खिलाफ लोगों ने बम फेंके थे, ठीक। तो आगे अब अपन देख लेते हैं, अब अपन ये देखते हैं गांधी जी को भी एंटर कराना है, अपन को गांधी जी को लेके आना है, क्योंकि गांधी जी के बारे में ही ज़्यादा है यहाँ पे। तो अपन 1908 तक पहुँच चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि 1914 से स्टार्ट देखते हैं। तो 1914 में बेटा ये भारत में क्या था, भारत में हो रहा था विश्व युद्ध, भारत में नहीं बेटा, दुनिया में 1914 से लेके 1918 में क्या हो रहा था, पहला विश्व युद्ध हो रहा था। अब इस विश्व युद्ध के भारत में क्या क्या प्रभाव पड़ गए। तो बेटा क्या हुआ, हमें पता है कि ब्रिटेन हम पर कब्जा किए था, तो ब्रिटेन भी इस युद्ध में शामिल था। अगर ब्रिटेन शामिल होगा तो ऑटोमेटिक हमें तो शामिल करेगा ही वो। तो इसमें क्या था, ये जबरन भर्ती करवा रहे थे ब्रिटेन के लोग इस युद्ध में भारतीयों को, पहला काम इनका था। दूसरी बात, इस युद्ध में बेटा बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था रक्षा पर, यानी सैनिकों पर खर्चा हो रहा था, जिसे अपन रक्षा व्यय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रक्षा
व्यय, यानी रक्षा व्यय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई देखने को मिली, बहुत ज़्यादा वृद्धि। अगर रक्षा व्यय में ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी बेटा तो क्या होगा, ये टैक्स बढ़ाएंगे। तो इन्होंने बेटा क्या किया, सीमा शुल्क, जो सीमा शुल्क होता है ना उसको बढ़ा दिया और एक नया टैक्स लेके आए, आयकर। और आयकर क्या कर दिया बेटा, स्टार्ट कर दिया रक्षा व्यय की वजह से। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा सा कर लेता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, चौथा देखते हैं और क्या हुआ इसमें। तो बेटा और क्या क्या हुआ है, जबरन भर्ती हो गया, रक्षा व्यय हो गया, सीमा शुल्क हो गया, आयकर। चौथी चीज इस समय ये थी बेटा कि 1914 से 18 के बीच में काफी महामारी फैली थी। महामारी जैसे कि प्लेग, ठीक है, फसलों की बीमारी, फसलें खराब हो रही थी, फसलों की बीमारी। किसान वैसे ही परेशान थे, अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ा दिया ज़्यादा, सीमा शुल्क बढ़ा दिया, आयकर बढ़ा दिया, चीज़ें महंगी हो गई। चीज़ें क्या हुई बेटा, युद्ध होगा बेटा, असर पड़ेगा, चीज़ें क्या होंगी, महंगी हो गई, दोगुनी महंगी हो गई, ठीक है। ये सब कारण ऐसे थे जिससे भारतीयों में क्या हो गया, असंतोष उत्पन्न हो गया और ये लोग क्या करने लगे बेटा, क्रांति करने लगे, ठीक है। ये चीज़ें हमें यहाँ तक पढ़नी है। अब हम लाएंगे किसे, इस जगह हम लेके आएंगे बेटा किसे, गांधी जी को लेके आएंगे यहाँ पे। तो गांधी जी को लेने चलते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं गांधी जी के बारे में थोड़ा सा है। तो ब्लैंक पेज लेते हैं और गांधी जी को स्टार्ट करते हैं, फिर हम यहीं पे आने वाला है, यहीं से स्टार्ट होगा फिर से, लेकिन गांधी जी को लेके आते हैं। तो गांधी जी की बात करें कि मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी। तो इनका जन्म हमें पता है 1869 में हुआ है, तारीख थी बेटा 2 अक्टूबर। कहाँ हुआ है, तो गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ है, ठीक है। काफ़ी इतना याद रखना। दूसरा अपन याद रखेंगे, मृत्यु याद रखना है। तो मृत्यु भी इनकी 30 जनवरी 1948 को हुई है, 30 जनवरी बेटा 1948 को इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। अब बेटा याद रखेंगे कि गांधी जी जो पढ़ाई करने के लिए गए थे वो ब्रिटेन गए थे और बैरिस्टर की पढ़ाई करके लौटे थे। जब ये लौटे ना वहाँ पे, तो वहाँ से लौटे भारत में आए तो इन्होंने बम्बई में क्या किया, वकालत करना स्टार्ट कर दी बम्बई में। और बढ़िया आराम से क्या है, आपने देखा होगा एक छतरी सी होती है, एक छतरी के नीचे बेटा क्या है, वकील बैठ जाते हैं, तो उसी रूप में महात्मा गांधी बैठ गए। महात्मा गांधी बैठे रहते थे लेकिन उन पर कोई भी केस नहीं आ रहा था, क्योंकि बेटा क्या होता है, जो वकील होते हैं उन पर केस आता है, जब तक केस नहीं आएंगे तो उनको पैसा कहाँ से मिलेगा। तो केस नहीं आ रहा, कोई मुकदमा ही नहीं आ रहा है, तो परेशान थे गांधी जी। गांधी ने कहा काहे की पढ़ाई कर ली, तो पढ़ाई बेकार हो गई हमारी, हमको पढ़ना नहीं चाहिए था ऐसा। तो बेटा गांधी जी कहाँ गए, फिर लौट गए कहाँ, अपने प्रदेश, अपना प्रदेश यानी गुजरात वापस आए। गुजरात में वापस आए तो उनको ये गलती से मिल गया, कैसे मिल गया, एक केस मिल गया। कैसा केस मिला, तो बेटा एक एक सेठ थे जिनका नाम था अब्दुल्ला, सेठ अब्दुल्ला। सेठ अब्दुल्ला ने कहा गांधी जी ऐसा है कि आप मेरे लिए काम करोगे क्या। गांधी ने कैसा काम, गांधी जी से कहा सेठ अब्दुल्ला ने कि आपको मेरे साथ अफ्रीका चलना पड़ेगा और हमारे निजी वकील के रूप में काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मैं वेतन भी दूंगा, सैलरी भी दूंगा। गांधी जी ने कहा भैया कुछ नहीं मिल रहा है, इससे अच्छा यही ठीक है, चलते हैं और क्या। गांधी जी भैया सेठ अब्दुल्ला की बात मानी और गांधी जी चल पड़े कहाँ, दक्षिण अफ्रीका। तो बेटा दक्षिण अफ्रीका का सफ़र स्टार्ट होने वाला है गांधी जी का। कब गए, तो याद रखेंगे 1893 में गए गांधी जी कहाँ, दक्षिण अफ्रीका। कैसे याद रखेंगे, तो बेटा मान लीजिए ये आपका इंडिया हो गया, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका अफ्रीका है। तो बेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पूरा का पूरा क्या है, सागर है, क्या है बेटा, महासागर है, हिंद महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर। तो याद रखेंगे, मान लीजिए कि गांधी जी कैसे गए हैं, गांधी जी तैर कर गए हैं, मान लीजिए कैसे गए हैं, तैर कर। तो बेटा तैर शब्द किस तारीख में, किस सन में आ रहा है, तो 93 में आ रहा है, किस में, 93, क्योंकि गांधी जी का जन्म हुआ है 1869। के बाद तैर शब्द किस में आ सकता है, 71, 72, 73, 73 आता है, 73, ते के बाद रानी आता है, 73, तैर कर तो 93 में आता है। तो याद रख सकते हैं कि तैर कर, मान लीजिए तैर कर गए तो तैर कर से 93। तो 1893 में गांधी जी कहाँ चले गए, दक्षिण अफ्रीका चले गए। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए ना, तो उनको यहाँ पर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जो कि हमें नहीं पढ़ना है अपने कक्षा 10 के लिए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी, याद करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। क्या क्या याद रखना है दक्षिण अफ्रीका के लिए, तो आपको याद रखना है यहाँ पे इन्होंने आश्रम की स्थापना की है, कौन कौन से, एक तो फिनिक्स का नाम आ जाएगा, फिनिक्स आश्रम, ठीक है। दूसरा याद रखेंगे, फिनिक्स हो गया पहला। दूसरा याद रखेंगे बेटा
टॉलस्टॉय, टॉल टॉलस्टॉय। ठीक है। तीसरी चीज याद रखेंगे कि इन्होंने यहाँ पर एक पुस्तक भी लिखी है, ठीक है, जिसका नाम है बेटा हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, गांधी जी की पुस्तक का नाम क्या है बेटा? हिंद स्वराज है। और ये कब लिखी है? 1909 में लिखी है बेटा। हिंद स्वराज में बहुत कुछ ऐसी चीज लिखी है जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हिंद स्वराज में गांधी जी ने ऐसा क्या लिखा था जो असहयोग आंदोलन के बीच काम आया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इनकी स्थापना बेटा, दोनों आश्रमों की स्थापना कहाँ की गई है? दोनों आश्रमों की स्थापना बेटा दक्षिण अफ्रीका में की गई है। दक्षिण अफ्रीका में पूछा जाता है कि कहाँ पर बेटा नस्ल भेदी कानून चलाया किसने? गांधी जी ने। ठीक है। नस्ल भेदी का मतलब, नस्ल का मतलब बेटा ये होता है कि जो काले लोग हैं, जो अंग्रेजों की तरह नहीं दिखते हैं, उनके प्रति उनको समानता का व्यवहार नहीं होता था, उनके साथ अंग्रेज नहीं करते थे। तो उनको समानता का व्यवहार दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए, अंग्रेजों से न्याय दिलाने के लिए गांधी जी ने वहाँ पर नस्ल भेदी कानून चलाया। ये आपको याद रखना है, इतना पूछा जाता है, ठीक है। बाकी का यहाँ पर जब इन्होंने न्याय दिलवाया तो गांधी जी फेमस हो गए काफ़ी। गांधी जी विश्व स्तर पर फेमस हो गए कि भैया गांधी जी है कोई एक हीरो है, एक हीरो टाइप का जो चुटकियों में काम कर देता है, ठीक है। हमें पता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने जब सुना कि गांधी जी ने भैया काम कर दिया है वहाँ पे, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी कानून चला दिया है, लोगों को न्याय दिलवा दिया है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, गांधी जी को फ़ोन लगाया, ट्रेन गांधी जी देखो आपने दक्षिण अफ्रीका में तो काम कर दिया है, दक्षिण अफ्रीका में न्याय तो दिलवा दिया है, अरे अपना यहाँ भी तो देख लो, इंडिया भी तो देख लो, इंडिया में आ जाओ। गांधी जी का ठीक है आ रहे हैं। तो गांधी जी को याद रखेंगे बेटा, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौट आए। कब लौट आए? 9 जनवरी 1915 को। गए थे कब? दक्षिण अफ्रीका 1893। ठीक है, याद रखेंगे 1893 में गए हैं, 9 जनवरी 1915 को वापस आ गए और 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आखिर गांधी जी ने यहाँ पे क्या किया है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है बेटा गांधी जी की, यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। गांधी जी से गोपाल कृष्ण गोखले जो गुरु थे उनके, उन्होंने कहा, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा गांधी जी से कि गांधी जी ऐसा है कि अभी आप क्या करना है, आपको इंडिया का माहौल नहीं पता है, आप पहले इंडिया को घूमिए, इंडिया में घूमिए और इंडिया के लोगों को देखिए कि इंडिया के लोगों में क्या क्या भैया गुण हैं, कैसे लोग हैं यहाँ के, उनको समझिए। उसके बाद आप थोड़ा यहाँ पे क्या एक्शन लीजिए। गांधी जी का ठीक है भैया, ऐसा ही करते हैं, घूमते हैं। तो सबसे पहले गांधी जी ने आश्रम बनाया, याद रखेंगे कहाँ आश्रम बनाया, कहाँ बनाया? साबरमती। वैसे तो अपन देखेंगे आगे चल के कि साबरमती आश्रम का 1917 में बनाया गांधी जी ने। कहाँ? साबरमती, गुजरात में। ठीक है। इसके पहले बेटा सत्याग्रह आश्रम 1916 में बनाया था, सत्याग्रह स्थानांतरित कर दिया था साबरमती जगह में। ठीक है। तो साबरमती आश्रम आपको याद रखना है। गांधी जी ने बेटा 1915 में आए, 1917 तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया गांधी जी ने, यानी सिर्फ घुमा है भारत में। उन्होंने जाना है लोगों को कि लोग कैसे हैं यहाँ के। ठीक है, बिल्कुल गुरु की बात मानी है। अब क्या हुआ बेटा, एक बार ये क्या हुआ, लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। 1916 में बेटा गांधी जी भी यहाँ पे गए थे। तो क्या हुआ, एक नाम आता है बेटा आचार्य नाम, रुक जाओ, राजकुमार शुक्ला, आचार्य नहीं करना है, राजकुमार शुक्ल नाम है। क्या बेटा? राजकुमार शुक्ल नाम है, एक व्यक्ति हैं राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल बेटा इस अधिवेशन में आए क्योंकि 1914 में बाल गंगाधर तिलक जेल से छूट के आ गए थे। और इस लखनऊ अधिवेशन के तहत क्या हो गया था बेटा, जो नरम दल था और गरम दल था, इन दोनों में समझौता हो गया था। तो लोग आपस में सभी लोग यहाँ पे थे। तो राजकुमार शुक्ल बेटा आए और ये बाल गंगाधर तिलक के लिए आए थे। और बाल गंगाधर तिलक से उन्होंने कहा कि ऐसा है बाल गंगाधर तिलक जी कि बिहार में चंपारण जगह है और वहाँ पे नील की खेती करवाई जा रही है, किसानों से लगातार जबरदस्ती करवाई जा रही है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा देखो ऐसा है, वे ठाड़े हैं, कौन? वे खड़े हैं गांधी जी। गांधी जी से कहिए आप, गांधी जी अभी हीरो टाइप में है ना, वो काम कर देंगे जल्दी तुम्हारा। तो राजकुमार शुक्ल गए गांधी जी के पास और गांधी जी से कहा उन्होंने कि ऐसा ऐसा है कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा।
गांधी जी ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। गांधी जी कहा ठीक है आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो गांधी जी ने सीरियस नहीं लिया और गांधी जी बेटा इस अधिवेशन के बाद कहाँ चले गए? कहाँ चले गए बेटा? तो चले गए कहाँ? अपने आश्रम। जब गांधी जी आए नहीं, कहाँ? चंपारण गए नहीं, तो राजेंद्र मतलब राजकुमार शुक्ल उनके पास गए, गुजरात गए, आश्रम गए। उन्होंने कहा गांधी जी आप आए नहीं हैं, आपको हम लेने आ गए, आप हमारे संग चलो। उन्होंने कहा बड़ा जिद्दी आदमी है, ये तो यहाँ भी आ गया। उन्होंने कहा चलो ठीक है आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार गांधी जी यूपी में भी गए थे, यूपी में भी कुछ अधिवेशन था, तो यूपी में भी पहुंच गए कि गांधी जी तुम आए नहीं हो, चलो फिर से। अब गांधी जी को लगने लगा कि हमें जाना ही पड़ेगा, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि अभी मैं आश्रम जाऊंगा और फिर मैं आऊँगा कहाँ? पश्चिम बंगाल आऊँगा। पश्चिम बंगाल में मेरा काम है, तो पश्चिम बंगाल में जब मैं आऊँ ना तो तुम वहाँ पे मेरे को लेने आ जाना, ठीक है? मैं वो तारीख बता देता। तो उन्होंने कुछ तारीख बताई होगी। तो जब वो लौट के गए आश्रम और फिर वो कहाँ गए? पश्चिम बंगाल में जा रहे थे, तो वो राजकुमार शुक्ल थे ना, वो पश्चिम बंगाल में गांधी जी से पहले ही पहुँच गए। और जैसे ही गांधी जी पहुँचे, राजकुमार शुक्ल उनको मिल गए और गांधी जी से कहा चलो अब सर चलिए, अब तो चलना पड़ेगा। तो गांधी ने कहा अब तो भैया चलना ही पड़ेगा, अब तुम इतना ही पीछे पड़ गए हो। तो गांधी जी चल दिए किसके साथ? राजकुमार शुक्ल के साथ चल दिए। राजकुमार शुक्ल से उन्होंने कहा तुम आगे आगे चलो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? तो बेटा ये लोग गए कहाँ? चंपारण पहुँचे। याद रखेंगे बेटा चंपारण में इनकी जो हेल्प की है गांधी जी की, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इनमें रहे हैं, शामिल हैं, ठीक है? याद रखेंगे। और भी बहुत सारे नेतागण हैं, लेकिन राजेंद्र प्रसाद का आपको नाम याद रखना है। तो इन्होंने क्या किया? गांधी जी का देखो काम ऐसा था, गांधी जी का काम ऐसा था कि वो लिखित जानकारी इकट्ठा करते थे। ऐसे ही नहीं कि मुंह से बोला अरे लिख के लाओ, सब चीज़ें लिखो। तो उन्होंने कहा राजेंद्र प्रसाद से और सभी लोगों से कहा कि आप सभी किसानों के घर जाइए और किसानों से कहिए कि आपका कितना खर्चा होता है, आपकी आय कितनी होती है, आपको नुकसान कितना हो रहा है, ये सब लिख के लीजिए, लाइए। तो सब एक एक कागज में क्या हुआ है, सबके आय व्यय जो भी होता है सब लिख के लाए हैं, ठीक है? गांधी जी ने देखा तो गांधी जी ने कहा भैया नुकसान तो है। अब नील की खेती का क्या नुकसान है वो भी देख लेते हैं। अंग्रेज बेटा क्या कर रहे थे? नील की खेती करवा रहे थे जबरदस्ती किसानों से। अब इसका क्या क्या नुकसान हो सकता है? तो पहला नुकसान था कि नील की खेती अगर लगातार होती है किसी जमीन पे, तो वो बेटा जमीन हो जाती है बंजर, यानी उसकी उर्वरता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, निम्नीकरण हो जाता है उसका। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा ये था कि नील की खेती क्यों करवाई जा रही है? जैसे कि मान लीजिए जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज क्या करते थे? कपास भी अपने यहाँ से लेना उनको, कपास लिया, कपड़ा बनाया, और एक किसान को पकड़ा और कहा भैया, जैसे मान लो किसान चला जा रहा है, किसान के कपड़े थोड़े पुराने हैं तो कपड़े उतरवाए उसके, अरे अंग्रेजों से कहा अरे कपड़े दो, और नील लगाई और नील लगा के उसी कपड़े को किसान को लौटा दिया और कहा अब देखो बहुत अच्छा लग रहा है, तू बहुत बढ़िया लग रहा है, टॉप लग रहा है, एकदम हीरो टाइम, और चलो अब रुपए निकालो। यानी कपास हमारा, नील हमारी, रुपया हमारा, सब कुछ, और भैया पैसा हमसे ले रहे हैं। यानी इतना शोषण कर रहा है, दोहरा शोषण एक तरह से, यानी दोहरा शोषण चल रहा था बेटा, इससे दोहरा शोषण चल रहा था। बाकी की बात, तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात बेटा ये थी कि जो जर्मनी देश है ना, जर्मनी ने एक नील की खोज कर ली थी, सिंथेटिक नील। ये जो नील थी ना, ये कह सकते हैं अपन जो प्राकृतिक नील, यानी जो बिहार के चंपारण में उगाई जा रही थी वो प्राकृतिक नील थी, वो ज़्यादा अच्छे से कलर नहीं देती थी। लेकिन जो सिंथेटिक नील थी जो जर्मनी ने खोज की ना, जर्मनी ने आविष्कार किया और बनाई, उसका कलर बहुत अच्छा आता था और मार्केट में सस्ती थी। तो ये पूरे के पूरे यूरोप में बेटा, पूरे के पूरे यूरोप में जर्मनी की सिंथेटिक नील बिकने लगी। अब क्या था, जो इंग्लैंड के जो लोग थे, अंग्रेज जो लोग थे, वो नील लेके जाते थे ना यूरोप में, तो यूरोप में उनकी नील कोई खरीद नहीं रहा था। दिक्कत ये हो गई, किसानों को पता चला भारत के कि इनकी नील कोई खरीद नहीं रहा है, तो किसानों ने कहा कि चाचा साहब अब तो हमसे काहे नील उगवा रहे हो, जब तुमसे कोई नील ही नहीं खरीद रहा तो नील काहे को उगवा रहे हो? अंग्रेजों ने कहा अच्छा तो तुम नहीं उगाओगे ना नील, तो इस नहीं उगाने का टैक्स देना पड़ेगा। नहीं उगाने का क्या देना है भैया? टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि ये कोई बात है? ये कोई बात है? नहीं है बात। तो ये सब चीज़ें किस में थी बेटा? चंपारण में थी। तो इस बात को बेटा गांधी जी ने लिखा और गांधी ने कहा कि नुकसान है किसानों का, और गांधी ने कहा कि इसकी भरपाई तो करवानी पड़ेगी, और इस जो भी चंपारण सत्याग्रह है, जो नील की खेती ज़बरदस्ती करवाई जा रही है, उसको रोक लगवाना पड़ेगा।
तो गांधी जी ने क्या किया, लिखित चीज़ें लेके गए थे और अंग्रेजों को दिखा कि ऐसा ऐसा है, घाटा है किसानों को। तो अंग्रेजों ने कहा भैया हीरो टाइप का है, इनका नाम फेमस है, गांधी जी का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, इनसे पंगा नहीं ले सकते। तो अंग्रेजों ने मान लिया उनकी बात और उन्होंने कहा कि भैया आप नील की खेती नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे दूसरा कि नील की खेती के बाद देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह के बाद अहमदाबाद वाला है कि बोनस वाला रहेगा कि क्या वहाँ पे मामला क्या हो गया था। फिर उसके बाद अपन देखें खेड़ा का मामला क्या था। ठीक है, तो आगे बढ़ने वाले हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।